नाज़रीन, सुप्रीम लीडर की जानिब से प्यूटन को खत लिखा गया है। बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर की जानिब से इस जंग में यह पहला खत है जो प्यूटन के नाम भेजा गया है। बड़े ही फैसला कुल लम्हात हैं जिसमें कौमों का फैसला होना है, नए नक्शे बनने हैं, एक नई दुनिया ने इमर्ज करना है। कौन इसमें सर्वाइव करेगा और कौन जो है वो मिट जाएगा, जो है वो उसकी शनाख्त मिटा दी जाएगी और उसकी सुवरेनिटी जो है वो खत्म कर दी जाएगी। तो ये बड़े फैसला कुल लम्हात हैं जिसमें दुनिया में कानून, ज़ाब्ते, उसूल, इंटरनेशनल इदारे, इंटरनेशनल आप कह लें कि लॉज, ये सब कुछ खत्म हो चुके हैं। एक जंगल है अब ये सारा आप समझ लें कि इसको बना दिया गया है और जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और इसमें वही सर्वाइव करेंगे जो मजबूत होंगे। मजबूत या तो वो खुद ही मजबूत होंगे या फिर वो एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ के साथ थामेंगे। और अगर आप देखें तो मशरिक को इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यही है कि वो एक दूसरे का हाथ थामे, तभी वो इस साम्राज्य प्रोजेक्ट का जो वो सामना कर सकते हैं। सुप्रीम लीडर की जानिब से जो वो खत लिखा गया है, क्या इसमें चीजें हैं आपके सामने रखेंगे और एक के बाद एक मेगा डेवलपमेंट आ गई है। एक के बाद एक मेगा डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मस की बंदिश शुरू हो गई है। इतनी बड़ी ये चीज है, यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मस एक ऐसा चोक पॉइंट जो दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख सकता है। ये एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जो सीज फायर करवा सकता है। ये एक ऐसा खतरनाक पॉइंट है जो दुनिया में आलमी जंग छेड़ सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के हवाले से पिछले कई सालों से डिबेट रही है। जब जब ईरान जंग का तज़किरा होता रहा है तब तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मस की बात होती रही है। इस वक्त कई साल के बाद, कई दहाइयों के बाद जब ईरान की जंग छिड़ चुकी है तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के हवाले से मेगा डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस की बंदिश शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आरजी तौर पर और पार्शली सतह के ऊपर इसको बंदिश शुरू हो गई है जिसमें टैंकर्स को वापस मोड़ा जा रहा है। और इसके साथ एक और मेगा डेवलपमेंट है, हिजबुल्लाह किसी भी वक्त हमला कर सकती है। अब के बाद किसी भी वक्त हिजबुल्लाह हमला कर सकती है। यमन के हमले जो है वो शुरू हो चुके हैं और हिजबुल्लाह के हवाले से बताया जा रहा है कि बॉर्डर के ऊपर इजराइल ने हाई अलर्ट जारी किया है। किसी वक्त हिजबुल्लाह का जब हमला हो सकता है। पर्शियन गल्फ के अंदर जो ईरानी नेवी है वो मोबिलाइज हो रही है और सुप्रीम लीडर के जानिब से ये बात सामने आई है कि तमाम अमेरिकी बेसेस हमारा लेजिटिमेट टारगेट है। सुप्रीम लीडर की जानिब से बात सामने आ रही है कि तमाम अमेरिकी बेसेस हमारा लेजिटिमेट टारगेट है और शाम के अंदर जो कुछ हुआ है उसकी तरफ कान धरने की जरूरत है। और बड़ा ही खौफनाक मामला शाम के अंदर हुआ। शाम स्टेबल नहीं है। जो शरा साहब वहां पर मौजूद हैं उनको सबने सपोर्ट भी किया है, सबकी सपोर्ट और ये रही है कि शाम के अंदर जो है वो एक स्टेबिलिटी आए। लेकिन जो उनकी अपनी पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स इजराइल, क्योंकि अभी तक उन्होंने कंडेम नहीं किया, दुनिया भर कंडेम कर चुकी है ईरान के ऊपर इस एग्रेशन को और दुनिया ये समझती है, मिडिल ईस्ट खासतौर पर ये समझता है कि ये जंग सबके लिए तबाही लेकर आएगी। तो अहमद अल शरा साहब ने अभी तक इसको कंडेम नहीं किया। इसके अलावा एक पैरेलल सिस्टम वहां पर जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात यह है कि कुछ हफ्ते कबल हमने एक बड़ी अनयूजुअल रिपोर्ट आपके सामने रखी थी रशिया के जो स्पाई चीफ है और हमने आपको कहा था कि इस रिपोर्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते और जो स्पाई चीफ्स होते हैं वो ऐसे रिपोर्ट जारी नहीं करते हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर करते हैं आगे पीछे। रशिया के स्पाई चीफ उन्होंने ये कहा था कि एक बड़ा खौफनाक प्रोजेक्ट है जो इंपोज करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उन्होंने बताया था कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे मुल्क उनकी सिक्योरिटी दाव के ऊपर है। फिर वहां से आप कह लें ईरान, ये अभी ईरान पर हमला नहीं हुआ था, ईरान से आगे पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज। उन्होंने बताया था कि यहां पर दाइश को मजबूत करने की जब कोशिश की जा रही है, इन तमाम बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो है ना इंस्टेबिलिटी पैदा करने की जब कोशिश की जा रही है और इनको रेडिकलाइज करने की जब कोशिश की जा रही है ताकि दुश्मन जो है वो अपना खेल खेल सके। जब तमाम मुल्क जब डिस्टेबलाइज होंगे तो उस वक्त ये जो ताकतें हैं ये अपना खेल खेल सके। और इससे कबल रशिया के इन स्पाई चीफ ने एक और रिपोर्ट भी दी थी कि वेस्ट का जो ऑर्डर है वो गिर रहा है। अब वो इस ऑर्डर को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए या इसको एक नए ऑर्डर में तब्दील करने के लिए बहुत सारी नई हरकतें इस वक्त शुरू कर चुके हैं। तो ये बात उन्होंने की थी। अब जरा देखिए दमिश्क के अंदर क्या हुआ है, शाम के अंदर क्या हुआ है। दाइश ने अपना हमला कर दिया है। ये इन सालों के अंदर सबसे बड़ा हमला दाइश की जानिब से किया गया है। दमिश्क में चर्च को निशाना बनाया गया और सबसे पहले इसकी जो मजम्मत है वो हिजबुल्लाह से आई है। चर्च को दाइश की जानिब से निशाना बनाया गया। अब मुझे बताइए अमेरिका कब से वहां पर मौजूद है दाइश को खत्म करने के लिए? दाइश खत्म नहीं हो, पूरा नेटो वहां पर मौजूद है, पूरा यूरोप मौजूद है, दाइश खत्म नहीं। ये कौन है दाइश? ये कहां से आई है? किसने बनाया? इसको असला कौन देता है? इजराइल ऑन रिकॉर्ड ये मान चुका है कि दाइश को वो सपोर्ट करता रहा है और इन सेल्फ डिफेंस सपोर्ट करता रहा है। इस वक्त दाइश के लोग जब वो गजा के अंदर दाखिल किए गए तो दाइश का हमला, पहला ही हमला चर्च के ऊपर, यह खौफनाक तरीन प्रोजेक्ट है जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और ये बहुत ही तशवीशनाक खौफनाक बात है सबके लिए।
और देखे ना कि इसका ताल्लुक सिर्फ मिडिल ईस्ट से नहीं है, इसका ताल्लुक जनूबी एशिया से भी है। तो मामला इस हद तक जो है वो बड़े खराब हो रहे हैं। और फिर आप देखिए यूरोपीय फ्लाइट जो है वो मिडिल ईस्ट के लिए कैंसिल होना शुरू हो गई हैं। इन 20 महीनों में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। यूरोपीय फ्लाइट जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए, वो यूएई के लिए, वो कतर के लिए कैंसिल होना शुरू हो गई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब जो है वो इससे मुतासर होने जा रहे हैं। सबकी इकोनॉमी, सबकी एक जो एक्टिविटीज हैं, अमन है, सिक्योरिटी है, एक एक चीज है वो उनके मुतासर होने जा रही है। कितना बड़ा वाकया है कि यूरोपीय फ्लाइट्स सऊदी अरेबिया के लिए कैंसिल हो गई हैं, यूएई के लिए कैंसिल हो गई हैं। ये कोई मामूली वाकया नहीं है। हम 20 महीनों में जंग के अंदर हैं, तो आज ये क्यों हो रही हैं? तो इसलिए जंग जो है वो सबको आगे बढ़कर अपनी लपेट के अंदर ले रही है। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने इसीलिए ये कहा है कि ये जो नेतन्याहू है, जिसके लिए आलमी अदालत ने वारंट जारी किए हुए हैं, ये दुनिया के लिए खतरा है। ये दुनिया में आलमी जंग छेड़ सकता है। सारी दुनिया मिलकर इसका बंदोबस्त करे। अच्छा, अब नाज़रीन जरा जो बड़ी एक के बाद एक खबर है। एक तो सुप्रीम लीडर की जानिब से जो खत भेजा गया, देखें अहद निभाने का इस वक्त है, अहद निभाने का वक्त है। तो सुप्रीम लीडर की जानिब से अपने हाथ से तहरीर किया गया खत भेजा गया है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो कल से वहां पर मौजूद है, अब ये बात सामने आ रही है कि वो एक खत जो है वो उनको डिलीवर कर रहे हैं और ये उन्होंने अपने हाथ से भेजा है, हाथ से लिखा है सुप्रीम लीडर ने। अच्छा, अब अमेरिकी हमले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद ये समय रब्ता हुआ है। इसराइल तो फिर उसके साथ ईरान जो उसका बंदोबस्त कर रहा था, लेकिन चूंकि अमेरिका हमला कर चुका है और अगर अमेरिका को ईरान जवाब देता है तो फिर इस जंग का स्केल कहां तक जाएगा। तो इसलिए जो ईरान के अब पार्टनर्स हैं, उनके साथ मुशावरत किए बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। जारी बात उनको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि जंग जो है वो बहुत आगे फैल जाएगी और किस सतह का किस तरह हमला करना है। अच्छा, अब कोई नहीं जानता कि इस लेटर का कंटेंट क्या है, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है, तो कोई नहीं जानता कि इसका कंटेंट क्या है। लेकिन इंप्रेशन यही है कि अब ईरान रूस से ये चाह रहा है कि वो मजीद खुलकर जाओ सामने आए और ज्यादा सपोर्ट जब वो करे। जब इजराइल की तरफ से अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर चुका है, तो फिर रशिया को भी 2-4 कदम मजीद आगे आना होगा। वो खुलकर मिलिटरीली यहां पर आए, ट्रंप को दो टोक अंदाज के अंदर बात करने करे, जो भी है। अब रशिया को इससे भी मजीद आगे आना होगा, ये सुप्रीम लीडर के जान से कहा गया। इंप्रेशन यही है। अब खत के अंदर क्या है, कौन किस तरह से जो बता सकता है। और मैं आपको सिर्फ बताऊं कि ये जो इजरायली हैं, ना ये कोई तगड़े हैं, ना ये कोई बहादुर हैं। सिर्फ मसला अगर कोई है तो वो टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी का चूंकि गैप बहुत ज्यादा है, तो टेक्नोलॉजी के सर के ऊपर जब चढ़कर ये नाचते हैं और ह्यूमिलिएट करते हैं। लेकिन जब इनको चपेट पड़ती है, इनके टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर होने के बावजूद जब इनको चपेट पड़ती है, तो वो अपने असल डैडी को बुला लेते हैं। ठीक है, तो अब ये इजरायली यही कर रहे हैं। इन्होंने हमला किया, अब ये इतने तुरम खान थे, इतने ये बदमाश थे, तो लड़ते ईरान से। अब अमेरिका को बुलाने की क्या जरूरत थी? तो इसलिए चपेट इनको जोर की पड़ी है। अब ये अमेरिका को बुला चुके हैं, तो इसका भी वायरल बंदोबस्त कर दिया जाएगा। जरा हेडलाइंस देखिए। ईरान फॉरेन मिनिस्टर टू डिलीवर खामनाइज लेटर टू पुतिन एंड, अब रशिया से जरा 2 स्टेटमेंट्स देखिए। इजराइल डेलिबरेटली इग्नोर्स इनिशिएटिव्स टू एस्टैब्लिश अ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन इन द मिडिल ईस्ट। ये इजराइल है जो मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर फ्री वेपन नहीं चाह रहा है कि ऐसा जोन यहां पर बनाया जाए। किसी के पास एक न्यूक्लियर भी नहीं है। टर्की और ईरान और इराक, शाम, लेबनान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और यमन, ओमान, इजिप्ट, सूडान, सोमालिया, अल्जीरिया, लीबिया, ये सारे वो ममालिक हैं जिसको इजराइल ने एक एक करके तबाह किया है। यानी सबकी हम बात नहीं कर रहे, मेजोरिटी में जिनको उन्होंने तबाह किया है या बाकियों को दूसरे तरीके से अपने साथ मिलाया है। आप जरा देखिए कि ईरान, टर्की और कतर और फिर अब जरा देखिए कि ईरान, टर्की और इराक, शाम, लेबनान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, यमन, लीबिया, इजिप्ट और अल्जीरिया और सूडान और सोमालिया, इनमें से आप देखिए कि इन सब से इजराइल कहता है कि उसको खतरा है और बहुत सारे मालिक के ऊपर वो जंगे छेड़ भी चुका है और कहता है कि इन मालिक से उसको खतरा है। इन सब में किसी के पास भी न्यूक्लियर नहीं है। कितने मालिक बनते हैं इस सारे रीजन के, कितने मालिक बनते हैं? सिर्फ एक ही मुल्क के पास न्यूक्लियर है और वो इजराइल है। तो रशिया ये कह रहा है कि ये डेलिबरेटली नहीं चाहता कि यहां पर न्यूक्लियर फ्री जोन बने। और अगली बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, उन्होंने कहा कि ये ईरानियन पीपल का इस्तेहकाक है कि उनकी लीडरशिप कौन होगी, नॉट अनदर कंट्री इनकी फेट डिसाइड करेगा। ईरानियन पीपल टू डिटरमिन द फेट ऑफ द लीडरशिप, नॉट अनदर कंट्री,
किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो बताएगा कि ईरान की लीडरशिप कौन होगी। तो इस अंदाज से तो फिर ईरान भी बता सकता है कि इजराइल की या किसी दूसरे मुल्क की। तो ये रशिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है। अच्छा, अब आप देखिए जो ईरान के सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं अली शिमखानी, जिनको शहीद करने का दावा किया गया था और जिनके बारे में ट्रंप ने बड़ा तकब्बुराना अंदाज के अंदर बात की थी और कहा था कि जो हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, देखो वो अब डेड हैं और वो कब्रों में हैं। मतलब दुनिया में कौन इस तरह से बात करता है। बहरहाल अब क्या ट्रंप तो है और हम देख रहे हैं कि उसकी लैंग्वेज और वो जिस तरह से बात कर रहा है। तो अली शेमखानी जो है वो उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा जी तमाम अमेरिकी बेसेस हमारे निशाने के ऊपर हैं और लेजिटिमेट है। अब सुप्रीम लीडर के एडवाइजर से मुराद यह है कि सुप्रीम लीडर की जानिब से बात आ रही है। यूएस बेसेस यूज्ड टू स्ट्राइक ईरान हैव बिकम लेजिटिमेट टारगेट्स। और आज ईरान ने ये ऑफिशियली ये बात कही है कि हम इंतकाम लेंगे और बड़ा हार्श इंतकाम हम लेंगे। और फिर दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं जो इनरिच्ड यूरेनियम है फर्दों से वो बिल्कुल सेफ है। अब इसके साथ उन्होंने एक और फटा डाल दिया यहां पर, और इजराइल और अमेरिका इस वक्त जब वो हिले हुए हैं वो कह रहे हैं जो अफजोदा यूरेनियम है वो तो बिल्कुल सेफ है। तो मतलब वो किसी, जैसे मेदवेदेव ने कहा कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर है तो वो इस्तेमाल करेगा, अगर नहीं है तो हमला होने के बाद वो हर सूरत बनाएगा। इस वक्त ईरान के पास पूरी लीजिटिमेसी है और ये अब अरब भी नहीं कह सकते, कोई मुल्क उनको नहीं कह सकता कि आप न्यूक्लियर ना बनाएं। उनके ऊपर हमला हो चुका है और इन सब ने गारंटीज दी थी कि हमला नहीं होगा। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप पिछले कई महीनों से इस हमले की तैयारी कर रहा था, तो जो डिप्लोमेसी हो रही थी वो सब झूठ था, वो मक्कारी थी, वो एक धोखा था। तो ये इन मुल्कों को उल्टा ट्रंप से सवाल करना चाहिए जो ईरान को कह रहे थे कि न्यूक्लियर मत बनाओ और कह रहे थे कि अमेरिका जब हमला नहीं करेगा। तो ट्रंप ने अपनी साख तबाह की है। ही लायड टू पुतिन, ही लायड टू गल्फ, ही लायड टू यूरोप, टू एवरीवन। उसने अपनी साख जो है पूरी तरह से तबाह की है। इस पर अब दोबारा कोई एतबार करने वाला नहीं है। अच्छा, अब दो खबरें बहुत बड़ी हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश जो है वो शुरू हो चुकी है, ये बताया जा रहा है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह आने वाली है। पहले मैं हिजबुल्लाह की जो स्टेटमेंट है आपके सामने रखता हूं, फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ चूंकि बहुत बड़ा मामला है और इसकी डायमेंशंस बहुत ज्यादा हैं। और जापान की स्टेटमेंट आई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को, कभी उनकी ऐसे स्टेटमेंट नहीं आती। तो सारी दुनिया की नजरें इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे लगी हैं क्योंकि वो मामला बहुत बड़ा मामला है। तो उसकी सारी डायमेंशंस हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मामला भी लंबा चलना है। जरा हिजबुल्लाह की एक स्टेटमेंट देखिए। द इजरायली आर्मी इज रेजिंग इट्स अलर्ट लेवल on the Lebanese border in anticipation of any Hezbollah attempt to launch an attack against Israel in support of Iran। लेबनीज बॉर्डर के ऊपर जो है उन्होंने अलर्ट बढ़ा दिया है, यानी इजराइल लेबनीज बॉर्डर के ऊपर किसी भी वक्त हिजबुल्लाह जो है वो अटैक कर सकती है। यमन हमले शुरू कर चुका है और ये जो ईरान नॉर्थ में अटैक कर रहा है ना उनकी बेसिस को, और ये मेरे ख्याल से ये हिजबुल्लाह ही की तैयारी है ताकि इनकी सर्विलेंस, इनकी लॉजिस्टिक्स, ये सारा जितना वो डैमेज कर सकते हैं करें। तो ये हिजबुल्लाह वहां पर किसी भी वक्त आ सकती है। अमेरिका के साथ यानी जो भी मामला होगा, मेरा ख्याल है कि उस तनाजुर के अंदर हिजबुल्लाह अटैक करेगी। अगर ईरान अभी हमला नहीं कर रहा अमेरिका के ऊपर तो शायद हिजबुल्लाह भी ना करे, लेकिन अगर ईरान हमला करने जा रहा है तो शायद हिजबुल्लाह भी कर दे। लेकिन यह भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान अगर अमेरिका पर हमला नहीं भी करने जा रहा तो हिजबुल्लाह कर दे। तो मतलब आप इस वक्त कुछ भी सर्टन नहीं है, सब अनसर्टन है। तो हिजबुल्लाह की तैयारी मुकम्मल है, किसी भी वक्त बता रहे हैं कि वो अटैक कर सकते हैं। अच्छा, अब नाज़रीन बात यह है कि हालात बिगड़ रहे हैं, तेजी के साथ खराब हो रहे हैं। सब ठीक चल रहा था, मतलब इस अंदाज में था कि मुज़ाकरात ठीक है और सब कोशिश कर रहे थे कि वहां पर जो जेनोसाइड हो रही है उसको रोका जाए, हर सूरत के अंदर रोका जाए, और वो खतरा मौजूद था उस सूरत के अंदर कि ये बात आगे बढ़ सकती है। तो वहां पर अच्छी बुरी जो ना कोशिश हो रही थी, लेकिन इजराइल ने बहुत बड़ी बदमाशी की है, सॉवरन कंट्री के ऊपर हमला किया। और ये भी आप बात ध्यान में रखें कि ये एक पैटर्न होता है। ये वो कई साल से बात कर रहे हैं कि ईरान पर हमला होगा, तो सबकी परसेप्शन बन चुकी है कि अच्छा ये तो होना ही था। ये मामूली बात नहीं है, एक नेशन के ऊपर हमला होना, लाखों खानदान तबाह हो जाते हैं, लाखों खानदान तबाह होते हैं, ये कोई मामूली बात है। तो ये सिर्फ एक परसेप्शन है जो कई साल से बनाई गई कि ईरान पर हमला होगा, ईरान पर हमला होगा। जब डिप्लोमेसी भी हो रही थी तो अब जरा देखिए बार बार इजराइल क्या कह रहा था और अमेरिका कि अगर डिप्लोमेसी फेल हो गई तो हम दूसरी तरह से आएंगे। और अब पता ये चल रहा है कि वो तो बाकायदा जंग की तैयारी कर रहे थे, डिप्लोमेसी तो सिर्फ जवाब था। इस बात को समझने की जरूरत है। अब देखिए कि वो हालात बिगड़ रहे हैं। अब ब्रिटिश एयरवेज है वो यूएई के लिए कैंसिल हो चुकी हैं, और जो एयर फ्रांस है अभी वो सऊदी अरेबिया के लिए कैंसिल हुई है। अब मुझे बताएं 20 महीनों में ऐसा कब हुआ है? और ये मामला सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं है। देखिए जनूबी एशिया से जो लोग जाते हैं यूरोप के लिए, तो इनकी तो डायरेक्ट उस तरह से फ्लाइट्स नहीं होती। खासकर पाकिस्तान में हम देखते हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स यूरोप के लिए नहीं होती। ये वहां पर जाकर यानी कि यूएई में और सऊदी अरेबिया और कतर, तो अगर वो फ्लाइट्स यहां पर कैंसिल हो रही हैं तो फिर ये तो यहां जनूबी एशिया और इन सब के लिए मसला है ना। तो अब ये मुल्क कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, गल्फ ये कैसे अफोर्ड कर सकता है उनके लिए फ्लाइट्स जब यूरोप की कैंसिल हो रही हो।
तो इसलिए अब ये समझना होगा कि ये जंग जो है वो सबकी जंग है, सबको मुतासर करेगी। और अभी ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं गई है, अगर ये उस तरफ जाती है तो फिर मुझे बताइए कि क्या होगा, और ये बहुत लंबी फिर जंग होगी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है एक, यानी वन ऑफ द वेरी ग्रेट फैक्टर, जो ये फ्लाइट्स सऊदी अरेबिया और यूएई के लिए, कतर के लिए कैंसिल हुई हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद किया जा रहा है, और ये आरजी यानी आरजी से मुराद पार्शल जो बंदिश है वो शुरू हो चुकी है। यानी हम अब डिबेट कर रहे थे होगा नहीं होगा, वो पार्शली बंदिश शुरू हो चुकी है और उन्होंने ऑयल टैंकर्स को वापस मोड़ना शुरू कर दिया है। रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है ऑयल एंड केमिकल टैंकर्स मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। Officially, Iran has started returning the tankers to the Strait of Hormuz, and the oil prices जो है वो तेजी के साथ रेस कर सकती है। फाइनेंशियल टाइम, शिपिंग ऑफिशियल्स ऑन अलर्ट फॉर द डेवलपमेंट्स इन द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, ठीक है। और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जरा उनकी स्टेटमेंट देखिए और मुझे बताइए कि इस तरह की स्टेटमेंट लास्ट कब आई थी। वी आर क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन इन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। बड़ा गौर से हम देख रहे हैं, क्लोजली देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। उसकी वजह नाज़रीन यह है कि जापान का 60% ऑयल यहां से आ रहा है, 60%। कोई मुल्क ऐसे, इसी तरह साउथ कोरिया, उनका 50-60% यहां से आ रहा है। तो असल में जो ट्रंप ने इकदाम किया है, अपने इत्तेहादियों को सबसे ज्यादा खतरे में डाला है। तो एशिया की बहुत सारी नेशंस हैं जिनका ऑयल यहीं से आ रहा है। पाकिस्तान का भी मेरे ख्याल है कि सबसे, यानी ये 60% से भी ज्यादा ऑयल पाकिस्तान का यहां मिडिल ईस्ट से आ रहा होगा। तो ये सब के लिए जो है वो मसला है, और इसका जिम्मेदार कौन है आपके सामने है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, इसके 2-4 पहलू हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो लंबा चलना है और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आगे क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है ना, ये ईरान के पास सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड कार्ड है। इसको कब इस्तेमाल करना है, किस वक्त इस्तेमाल करना है, यानी ये वो चीज है जंग का पासा पलट सकती है। ये इतनी बड़ी चीज है कि ये ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दे कि सीज़फायर हो जाए। ये इतनी बड़ी चीज है और ये इतनी खतरनाक चीज है कि ये आलमी जंग छेड़ दे, और ये इतनी खतरनाक चीज है कि ये आपसी लड़ाई भी छेड़ सकती है। वो कहेंगे भाई हमारा ऑयल यहां से क्यों नहीं गुजर रहा। अच्छा, तो क्या ये वक्त अब आ गया है ये करने का, ये बहरहाल देखना है। अब वो कह रहे हैं कि टैंकर्स उन्होंने मोड़ना शुरू कर दिए। अच्छा, पहली बात तो यह है कि यहां से 20 मिलियन बैरल के करीब जो ऑयल है ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर गुजरता है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर 20 मिलियन बैरल। सऊदी अरेबिया और यूएई ने इस खतरे के पेश नजर के एक दिन जंग होगी तो ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो सकता है, क्योंकि जब जब ईरान जंग डिस्कस होती थी तो ये भी डिस्कस होता था। तो उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव मेजर्स लिए थे। सऊदी अरेबिया ने पर्शियन गल्फ से जो रेड सी है उसको कनेक्ट किया था थ्रू पाइपलाइंस, और यूएई ने थ्रू ओमान कनेक्ट किया था, ताकि अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद भी होता है तो वो दूसरे रास्तों से इन पाइपलाइंस के जरिए अपना ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट कर सके और रुकावट ना आए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के जरिए रुकावट ना आए। और इसके उन्होंने तजर्बात भी किए, ऑयल इस तरह से एक्सपोर्ट करके उन्होंने, जैसे एक आप मिलिटरीली एक्सरसाइजेस करते हैं ना कि भाई ये वेपन्स की, तो उन्होंने ये किया। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो कामयाब तो है, यानी उसके जरिए वो ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका स्केल इतना बड़ा नहीं है। यानी कि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3.5 मिलियन बैरल के करीब वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन पाइपलाइंस के जरिए, और रोजाना स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से कितना गुजर रहा है, 20 मिलियन बैरल्स, यानी वो कोई आप कह लें कि 15% के करीब जो है वो यहां से पाइपलाइंस के जरिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो जरूरियात दुनिया की पूरी नहीं हो सकती है उससे, इसलिए वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कोई मुतबादल है। ऑयल जा सकता है, लेकिन उसका स्केल जो है वो इतना बड़ा नहीं है। तो एक बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि क्या ये लेजिटिमेट है, ईरान का ये करना लेजिटिमेट है, क्या ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। अब आप कहेंगे कि भाई आज के दौर में इंटरनेशनल लॉ की क्या अहमियत है, जाहिर बात है कोई अहमियत नहीं है, जंगें हैं और फसाद है और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन बहरहाल दुनिया बात तो करेगी। भाई अधेन जापान कह रहा है कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और जापान ने कंडेम किया इजरायली हमले को। तो क्या ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है जो जापान अगर ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करता है, तो जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें जितने नॉटिकल माइल्स दिए हैं, इतने नॉटिकल माइल्स का ये आपकी टेरिटरी, आपका कंट्रोल है, तो उसके मुताबिक ये ईरान ही का टेरिटोरियल वाटर है। अगर वो सिर्फ अपने वाटर को बंद करता है तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो जाएगा, यानी ये इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल दायरे के अंदर है। अच्छा, अगली बात यह है नाज़रीन कि यूरोप का जो फैक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूरोप का फैक्टर। इसलिए मैं कहूंगा कि वाइल्ड कार्ड है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। वो ये ना हो कि आपके बिल्कुल खिलाफ चला जाए, सारा ना जाए तो कुछ कुछ आपको उससे नुकसान कहीं ना हो जाए, बड़ा ये तरीके से इस्तेमाल करना है। यूरोप जो है रशिया से ऑयल और गैस खरीदता था, यूक्रेन के बाद नहीं खरीद रहा। कुछ वहां पर है कि वो कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन है वो मिडिल ईस्ट से आ रहा है, ठीक है, मिडिल ईस्ट से उनका ऑयल और गैस आ रहा है। अगर ये भी बंद हो जाता है तो रशिया भी गया, मिडिल ईस्ट भी गया, तो यूरोप तो हो जाएगा पैरालाइज। कहां से खरीदेगा, एक मुल्क है और उस मुल्क का नाम है अमेरिका।
जिसका सदर पिछले कई महीनों से यूरोप से कह रहा है कि हमसे ऑयल खरीदो, ठीक है, और गैस और ऑयल एनर्जी हमसे खरीदो, वो कई महीनों से बात कर रहा है। तो अगर यहां से बंदिश होती है तो यूरोप को ऑटोमेटिकली अमेरिका के पास जाना पड़ेगा और यूरोप ज्यादा पैरालाइज हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा अमेरिका के ऊपर, फिर अमेरिका उनसे कोई भी बात मनवा सकता है, ठीक है। तो अब यह भी एक इंपॉर्टेंट तरीन इसका फैक्टर है। अच्छा, चाइना का 50% ऑयल यहां से जा रहा है। अच्छा, चाइना मैनेज कर लेगा, चाइना रशिया से खरीद लेगा, लेकिन ये यूरोप वाला जो फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब ये जो रशिया से राब्ते हो रहे हैं या नॉर्थ कोरिया, चाइना से मेनली राब्ते हो रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये आलमी जंग है, ये सीज फायर है, या ये बहुत बड़ी। और अगली बात यह है कि वो करेंगे कैसे, अगर इसको मुकम्मल बंद करना है तो कैसे करेंगे, तो वो यहां पर माइंस लगाएंगे, ठीक है ना। ये जरा देखिए, they would lay to mines using fast attack boats and submarines। सबमरीन्स यहां पर इस्तेमाल होंगी, जो सुसाइड बोट्स हैं वो इस्तेमाल होंगी, और माइंस यहां पर लगाई जाएंगी। और इस वक्त बताया जा रहा है कि ईरानियन नेवी यहां पर मोबिलाइज हो चुकी है। नेवी कुड पोटेंशियली लॉन्च अटैक्स ऑन द फॉरेन वॉरशिप्स एंड कमर्शियल वेसल्स। तो यहां पर एक नेवल जंग है वो भी छिड़ सकती है। तो सारा ये डिपेंड करता है कि ईरान कब अमेरिका को रिस्पॉन्ड करेगा, किस अंदाज में करेगा फिलहाल या नहीं करेगा, ये सारा इसके ऊपर है। ये यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो जाएगा। अच्छा, द इकोनॉमिस्ट लिख रहा है कि जो फर्दो फैसिलिटी है दैट कैन ओनली बी डिस्ट्रॉयड बाय न्यूक्लियर वेपन्स और बाय ग्राउंड फोर्सेस बॉम्बिंग इट। तबाह नहीं हुई, फर्दो तबाह नहीं हुई, द इकोनॉमिस्ट लिख रहा है। तो कोई कामयाबी इनको यहां पर हासिल नहीं हुई। और जो सीरिया का मामला है वहां पर दाइश ने अटैक किया, बड़ा खौफनाक मामला है, सबके लिए बड़ी तशवीश की बात है कि किस तरह मामला ले जाया जा रहा है। ये कौन सी ताकतें हैं जो दाइश को दोबारा से जो है वो ताकतवर बना रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि अब देखें ना कि वहां पर मुस्लिम्स का जो इमेज है वो कैसा बनाया गया है अमेरिका में, यूरोप में, तो वो कैसे हुआ ये सारा कुछ, यही तो है। दाइश को वो जनाब नुमाइंदा बनाकर मुसलमानों का वो सारा मामला जो होता रहा आपको पता है। तो ये रेडिकलाइजेशन है ना, ये करवाई जाती है कि देखिए ये तो ऐसे हैं। तो ये बड़ा खौफनाक प्रोजेक्ट है। और आप देखिए कि 9/11 ने मिडिल ईस्ट को मुतासर किया, जो वहां पर रहने वाले थे उनको मुझे बताइए कितना मुतासर हुए। वो ये यूरोप और अमेरिका के रहने वाले थे, वो कितना मुतासर हुए। तो इसलिए बड़ा खतरनाक प्रोजेक्ट है और इसका ताल्लुक सिर्फ एक मुल्क से नहीं है। दूसरा, अल-शरा साहब जो उनसे सवालात हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे, एज अदर अरब स्टेट्स कंडेम इजरायली अटैक ऑन ईरान, सीरिया इज नोटेबली साइलेंट। अल-शरा साहब जब वो खामोश है तो उनसे पूछा जा रहा है कि आप खामोश क्यों हैं। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, आपके साथ मजीद शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।